इस साल 76वें इंडिपेंडेंस डे पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया को 2047 यानी जब हमारे इंडिपेंडेंस के 100 साल पूरे हो जाएंगे तब तक एक डेवलपिंग कंट्री बनाने का संकल्प लिया है। क्या इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बन सकता है और अगर हाँ तो कैसे? जैसा कि हम जानते हैं कि आज के टाइम इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है। 1997 से 2022 तक लास्ट 25 सालों में इंडिया की इकोनॉमी 6% की रेट से एनुअली ग्रो हुई है। पिछले कुछ सालों में इंडिया वर्ल्ड में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रही है। 3.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ इंडिया यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है और एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। शायद इसीलिए हमें 2047 तक डेवलपिंग कंट्री का कॉन्सेप्ट इजी लग रहा होगा। अगर इंडिया को बाकी डेवलप्ड कंट्री से कंपेयर करें तो अभी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। आज पूरे वर्ल्ड में टोटल 38 डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, लेकिन एक डेवलप्ड कंट्री होता क्या है? डेवलप्ड कंट्री के लिए कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन कुछ फैक्टर्स जैसे कि कंट्रीज़ जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, लोगों का लाइफस्टाइल अच्छा हो, मैक्सिमम लोग पॉवर्टी से बाहर हों, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, जिसकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा हो, उसे डेवलप्ड कंट्री कंसिडर किया जा सकता है। इन सभी क्राइटेरिया में अभी इंडिया का कोई भी क्राइटेरिया ठीक से मैच नहीं करता। अगर हम जीडीपी पर कैपिटा की बात करें जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो उसमें इंडिया का रैंक वर्ल्ड टॉप 100 में अभी भी नहीं है, जो कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से भी कम है। चाइना की पर कैपिटा इनकम इंडिया से 5 टाइम ज़्यादा है और यूएस की 28 टाइम ज़्यादा है। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए कैपिटा इनकम में भी कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे कि सिंगापुर एक हाई इनकम कंट्री होने के बावजूद भी डेवलपिंग नेशन है। आज के टाइम में ह्यूमन डेवलपिंग इंडेक्स को पर कैपिटा इनकम से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर माना जाता है। फ्यूचर जीडीपी के बारे में सोचने से पहले हम इंडिया की पास्ट ग्रोथ को देखकर आइडिया लगा सकते हैं। ब्रिटिशर्स को इंडिया आने से पहले इंडिया वर्ल्ड की टोटल जीडीपी का 30% हिस्सा कवर करता था, लेकिन 1947 में आज़ादी के समय इंडिया वर्ल्ड की जीडीपी का 2% हिस्सा ही कंट्रोल कर रहा था और इंडिया की पर कैपिटा इनकम 230 रुपये ही थी। जी हाँ, आपने सही सुना, 230 रुपये, नॉट डॉलर्स। आज़ादी के बाद इंडियन इकोनॉमी धीरे धीरे ग्रो कर रही थी, लेकिन 1991 में इंडिया एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरा। 1990-1991 में हुए गल्फ वार के कारण पेट्रोल के प्राइसेस अचानक बढ़ गए और इन्फ्लेशन रेट 6.7% से बढ़कर 16.7% हो गया था और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के पास सिर्फ 3 वीक्स का पैसा बचा था। इन सब को देखते हुए गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन करना शुरू कर दिया था। लिबरलाइजेशन का बेसिक मतलब होता है रूल और रेगुलेशन में कुछ छूट देना। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने फॉरेन कंपनीज़ को इंडिया में बिजनेस करने और अपनी कंपनी सेटअप करने की परमिशन दी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी में चेंजेस किए, प्राइवेटाइजेशन पर फोकस बढ़ाया, जिससे जीडीपी बढ़कर 226 बिलियन डॉलर से 2019 में 3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई। अब हम बात करते हैं कि इंडिया की जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या होना चाहिए ताकि इंडिया 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री बन सके। गवर्नमेंट और हमें एज ए सिटीजन क्या स्टेप लेने चाहिए? कुछ एक्सपर्ट यहाँ यह सजेस्ट करते हैं कि अगर इंडिया हर साल 9 से 10% की रेट के साथ ग्रो करता रहा तो हमें 2047 तक पर कैपिटा जीडीपी $20,000 को अचीव कर सकते हैं, जो कि एक हाई इनकम कैटेगरी में कंसीडर किया जा सकता है। यहाँ पर ध्यान देना होगा जैसे कि इंडिया की 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेक्टर में वर्क करती है, जो कि इंडिया की जीडीपी का सिर्फ 17% ही कंट्रीब्यूट करता है। हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन और सर्विस सेक्टर में ग्रोथ करनी होगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन में इंडिया अभी भी बहुत पीछे है। बाकी कंट्रीज जैसे कि चाइना ने इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत फोकस किया है, जिसकी वजह से चाइना इतनी जल्दी ग्रो हुआ है। इंडिया में अभी भी लोग स्किल से ज़्यादा डिग्री पर फोकस करते हैं, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। इसमें गलती हमारे एजुकेशन सिस्टम की भी है। एजुकेशन सिस्टम अच्छा न होना एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आज भी हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल को एनरोल करके लिटरेसी रेट बढ़ाना होगा, जेंडर इक्वलिटी बढ़ानी होगी, फीमेल को इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटी देने होंगे। हमें रूरल एरिया में फोकस बढ़ाने की ज़रूरत है। बिजनेस को डिजिटलाइजेशन करना होगा, क्योंकि देश की 64% पॉपुलेशन अभी भी रूरल एरिया में ही रहती है। जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका की ज़्यादातर बड़ी कंपनियों के सीईओ इंडियंस ही हैं। इस ब्रेन ड्रेन की सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हमें अपने देश में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी डेवलप करने होंगे। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को ज़्यादा इम्प्रूव करना होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अभी इंडिया की रैंक 132 है आउट ऑफ 191 कंट्रीज़, तो उसमें भी हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हमें अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप करना होगा और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ानी होगी।
हमें आत्मनिर्भर बनना होगा, इंपोर्ट को कम करना और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा। हम सब जानते हैं कि आज टाइम टेक्नोलॉजी का है। जो देश टेक्नोलॉजी पे फोकस करेगा वो आने वाले टाइम में ग्रो करेगा। अगर हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर फोकस करते हैं तो इससे इंडिया को अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। और भी कई फैक्टर्स जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स और हैप्पीनेस इंडेक्स में भी इम्प्रूव करना होगा। इंडिया की पॉपुलेशन की 52% से ज़्यादा लोग अभी भी 30 ईयर से कम उम्र के हैं, यानी इंडिया की पॉपुलेशन एक यंग पॉपुलेशन है, जो कि एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। पॉपुलेशन की वजह से इंडिया की परचेजिंग पावर ज़्यादा है, जिसकी वजह से इंडिया ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत अट्रैक्टिव मार्केट है। गवर्नमेंट के मेक इन इंडिया और PLI स्कीम ने इन्वेस्टर को इंडिया में बिजनेस करने के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है। इंडिया एक स्टार्टअप हब है। वर्ल्ड के 3rd सबसे ज़्यादा स्टार्टअप इंडिया में हैं, वह भी 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न के साथ। अगर आने वाले सालों में इंडिया किसी बड़े वार से गुजरता है तो उसमें हमें बड़ा इकोनॉमिक लॉस हो सकता है, या फिर कोई इकोनॉमिक या पॉलिटिकल क्राइसिस, या फिर कोई बड़ा नेचुरल डिजास्टर जो कि देश की ग्रोथ को बैडली अफेक्ट कर सकता है। हमें यह भी याद रखना होगा कि 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री के स्टैंडर्ड आज के कंपैरिजन में और भी चेंज हो सकते हैं। तो हमें न्यू स्टैंडर्ड के हिसाब से और भी ज़्यादा ग्रोथ और डेवलपमेंट चाहिए होगी। यह टारगेट थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर हम सब इंडिया की ग्रोथ में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करते हैं तो ज़रूर हम इसको अचीव कर पाएंगे।